हाय एवरीवन, वेलकम टू द थिंकर्स कैफे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हल्दीराम की स्टोरी के बारे में, जिसकी शुरुआत एक छोटे से शहर बीकानेर से हुई थी, जहां पर ऑलमोस्ट हर कोई भुजिया बेचा करता था। तो कैसे हल्दीराम आज के टाइम पे 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाला बिजनेस बना, और कैसे हल्दीराम आज के टाइम पे $1 बिलियन से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कर रहा है, जहां पर जो इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि पिज़्ज़ा और बर्गर बेचते हैं, उनका भी उतना रेवेन्यू नहीं है। तो चलो समझते हैं इस केस स्टडी से। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टोरी की शुरुआत होती है 1930s में, जब एक लड़का अपने फादर के साथ उनकी दुकान पर भुजिया बनाया करता था और उसको बेचा करता था, जिनका नाम था श्री गंगा विशन अग्रवाल, जिनको उनके घर वाले प्यार से हल्दीराम बुलाया करते थे। उस टाइम पर जो ज़्यादातर भुजिया बना करती थी वो बेसन की बना करती थी, लेकिन हल्दीराम जी ने एक बार देखा कि उनके घर पर मोठ की दाल की भुजिया बनाई जा रही है, जो कि स्वाद में बहुत ज़्यादा अच्छी थी नॉर्मल भुजिया के कंपैरिजन में। उसके बाद हल्दीराम जी ने उस रेसिपी को यूज़ किया और अपनी खुद की नई दुकान ओपन करी 1937 में, जहां पर वो पतली और क्रिस्पी भुजिया बेचा करते थे। ये भुजिया लोगों को पसंद आने लगी थी, लेकिन इसका प्राइस नॉर्मल भुजिया के कंपैरिजन में ज़्यादा था। जहां पर हल्दीराम जी के फादर 2 पैसे में भुजिया बेचा करते थे अपनी दुकान पर, वहां पर हल्दीराम जी 5 पैसे में भुजिया बेचा करते थे अपनी दुकान पर। साथ ही साथ उन्होंने बहुत स्मार्टली अपनी भुजिया का नाम भी रखा, जो कि था डूंगर सेब, जो कि बीकानेर के राजा के नाम पर इंस्पायर था, डूंगर सिंह। डूंगर सिंह जी का नाम बहुत ज़्यादा फेमस था बीकानेर में, जिसकी वजह से इनकी जो भुजिया थी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई मार्केट में। हल्दीराम जी की ये दुकान तो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। वो हफ्ते की 200 किलो से ज़्यादा भुजिया बेच दिया करते थे। धंधा तो अच्छा चल रहा था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि कोलकाता में भी एक नया स्टोर ओपन किया जाए। कोलकाता में उन्होंने जैसे ही स्टोर ओपन किया, वो इंस्टेंटली वहाँ पर हिट हो गया। हल्दीराम जी के बिजनेस की ग्रोथ तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन हल्दीराम जी को एक चीज़ का अंदेशा बहुत पहले हो गया था, जो कि आपने स्टार प्लस के नाटक में बहुत ज़्यादा देखा होगा, जो कि है फैमिली डिस्प्यूट फॉर बिजनेस। इसलिए हल्दीराम जी ने स्मार्टली अपने बच्चों के बीच में टेरिटोरियल डिवीजन कर दिया। ईस्ट जोन दे दिया गया रामेश्वर लाल अग्रवाल जी को, जिसमें कोलकाता का स्टोर आया करता था, और नॉर्थ, वेस्ट और साउथ जोन दे दिया गया मूलचंद जी को, जिसमें उनका बीकानेर का स्टोर आया करता था। उस टाइम पर कोलकाता का जो स्टोर था, उसका रेवेन्यू 4 से 5 गुना ज़्यादा था बीकानेर के स्टोर्स के कंपैरिजन में। मूलचंद जी को मिला था बीकानेर का स्टोर। इसकी सेल तो सही चल रही थी, लेकिन बिजनेस ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था। इसलिए बिजनेस बड़ा करने के लिए मूलचंद जी निकल जाते हैं नागपुर की तरफ अपना नया स्टोर ओपन करने के लिए। नागपुर में अपना स्टोर ओपन तो कर लिया था, लेकिन वहाँ पर बिजनेस सही से चल नहीं रहा था। जितनी वो सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतनी सेल हो नहीं रही थी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो बीकानेर और कोलकाता स्टोर बहुत ज़्यादा पैसे छाप रहा था, और नागपुर का स्टोर सफ़र कर रहा था। फिर स्टोरी में एंट्री होती है शिव किशन अग्रवाल जी की, जिन्होंने मार्केट में उतरकर महाराष्ट्र के मार्केट को समझने की कोशिश करी, जिसमें उनको 2 चीज़ समझ में आई महाराष्ट्र के लोगों के बारे में। पहला ये कि महाराष्ट्र के लोग चटपटा खाने के कम शौकीन थे, और शायद से वहाँ पर चटपटा खाना कम मिलता भी था, इसलिए उनके पास मौका था एक सेवरी स्नैक्स को वहाँ पर लाने का। दूसरा, जो वहाँ पर स्ट्रीट शॉप हुआ करती थी, उनके पास बहुत कम वैरायटीज़ हुआ करती थी मिठाई की। उधर पर ज़्यादातर सिर्फ बालूशाही, मैसूर पाक और पेसा मिला करता था। उसके अलावा महाराष्ट्र के लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो जो वैरायटीज़ थी मिठाई की वो बहुत ज़्यादा कम थी वहाँ पर। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना महाराष्ट्र के लोगों को एक ऐसी चीज़ खिलाई जाए जो कि उनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे, और जो कि आपको और मेरे को अभी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड दैट वॉज काजू कतली। उस टाइम पर शिव किशन अग्रवाल जी फ्री सैंपल बांटा करते थे काजू कतली के, जो कि लोगों को पसंद आए। उसकी वजह से उनका स्टोर की ग्रोथ बहुत बढ़िया हुई। मूलचंद जी के 4 बेटे हुआ करते थे, शिव किशन अग्रवाल, शिव रतन अग्रवाल, मनोहर लाल अग्रवाल एंड मधुसूदन अग्रवाल। नागपुर का स्टोर तो बहुत बढ़िया चल रहा था, इसलिए उन्होंने फैसला किया एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने का नागपुर में, और साथ ही साथ उन्होंने फैसला किया एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने का दिल्ली में भी। 1983 में दिल्ली में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन होता है, जिसकी जिम्मेदारी मनोहर लाल अग्रवाल जी को और मधुसूदन अग्रवाल जी को दी जाती है। लेकिन 1984 में दिल्ली के दंगों के दौरान इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आग लग जाती है, जिसमें इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बर्बाद हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी मनोहर लाल अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल फिर से हल्दीराम का एक न्यू स्टोर ओपन करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में स्टोर चलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हुआ करते थे। लेकिन मनोहर लाल अग्रवाल जी को और मधुसूदन अग्रवाल जी को ये पता था
कि अगर अलग बनना है तो अलग दिखना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने दिल्ली में अपनी फैक्ट्री सेटअप करी और पहली बार हल्दीराम की भुजिया को पैक करके मार्केट में उतारा गया। उसके बाद हल्दीराम की मिठाई को भी पैक करके मार्केट में रखा गया, जिसकी वजह से दिल्ली के हल्दीराम वालों की ग्रोथ बहुत तेज हो गई। लेकिन ये सब देखकर ईस्ट जोन वाले, जिनका कोलकाता का स्टोर हुआ करता था, वो भी दिल्ली में बिजनेस करने आ गए। उन्होंने भी अपनी पैक्ड नमकीन और मिठाई को मार्केट में बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद दिल्ली के हल्दीराम वालों ने कोलकाता के हल्दीराम वालों पर केस भी किया और फाइनली बहुत टाइम बाद दिल्ली के हल्दीराम वालों के हित में फैसला आया। आज के टाइम पर ईस्ट में हल्दीराम प्रभुजी नाम ऑपरेट होता है, साउथ वेस्ट में हल्दीराम फूड इंटरनेशनल यानी कि हल्दीराम नागपुर नाम से ऑपरेट होता है, नॉर्थ इंडिया में हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड ऑपरेट करता है। और बीच में खबर ये भी आई थी, ये जो नागपुर की ब्रांच है और जो दिल्ली की ब्रांच है वो दोनों शायद कंबाइन हो सकते हैं, जिनकी टोटल वैल्यूएशन 20,000 करोड़ की बनी थी और जिनका कंबाइंड रेवेन्यू $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। यानी कि वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड से ज़्यादा जिनके आप पिज़्ज़ा और बर्गर पसंद करते हो। आज के टाइम पे हल्दीराम भुजिया 80 कंट्रीज से ज़्यादा में ऑपरेट कर रहा है, तो आप इसके लिए तो इंश्योर हो जाओ कि इंडिया के बाहर आपको हल्दीराम की भुजिया नहीं मिलेगी। और एक चीज़ और बता दूं, हल्दीराम जी का जो पहला स्टोर था, बीकानेर का स्टोर, जिसकी जिम्मेदारी शिव रतन अग्रवाल जी को दी गई थी, उन्होंने अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट कर देना, अगर उस पर स्टोरी जाननी हो तो 4-5 कमेंट कर देना। So this was the story of Haldiram. Let's come to the last part of this video and that's the learning we can learn from this case study. बीकानेर में उस टाइम पर हर गली में भुजिया मिला करती थी, लेकिन पहली बार मार्केट में मोठ की दाल की भुजिया लाई गई हल्दीराम जी के थ्रू। उसके बाद नागपुर के स्टोर से काजू कतली और दिल्ली के स्टोर से पैकेजिंग, इन सब की वजह से हल्दीराम स्टैंड आउट किया और आज के टाइम पर इतना बड़ा है। सेकंड पॉइंट है प्राइसिंग एंड कलर। ज़रूरी नहीं है कि अगर मार्केट में आपको एंट्री लेनी है तो मार्केट के प्राइस के हिसाब से चलो। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो वो हायर प्राइस में भी बिके। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो हल्दीराम की पैकेजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है, जिससे वैसे ही मन बन जाता है खाने का। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है सिंपल मार्केटिंग स्टेप। कभी कभार सिंपल सी मार्केटिंग भी आपके प्रोडक्ट को और आपके ब्रांड को फेमस कर देती है। जैसा कि आपने स्टोरी में सुना होगा, स्टार्टिंग में जो उन्होंने भुजिया मार्केट में लाई थी उसका नाम रखा था डुंगर सेल, जिसकी वजह से उनकी जो सेल थी वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुई थी। और अश्नी ग्रोवर ने भी एक बार बोला था कि नाम ऐसा रखो कि लोग उससे रिलेट कर पाएँ। एंड दैट्स अ रैप अप फॉर दिस वीडियो। आई होप you like the video. If you like the video, please hit that like button and that subscribe button to help us grow. So that's it. Have a nice day.